Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnain with the first year students. मेरे बच्चे, हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, उसके अंदर ये टेबल जरूरी है। ये जरूरी है, शुरू वाला लेक्चर अटेंड करें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखो, मैंने कौन सी बातें की थी। मैंने कहा था, जब हमें रेफरेंस एंगल का पता चल जाए, रेफरेंस एंगल कौन होता है? थीटा 1। कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन के अंदर तरीका बताया हुआ है। फिर थीटा तक कैसे पहुंचते हैं? पहले क्वाड्रेंट के अंदर थीटा बराबर है थीटा 1 के, दूसरे में थीटा बराबर है पाई मनफी थीटा 1, थर्ड में थीटा बराबर है पाई प्लस थीटा 1, फोर्थ में थीटा बराबर है 2 पाई मनफी थीटा 1। पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल। दूसरे में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तीसरे में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। चौथे में कॉस और सेकंड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये देखें, सी का मतलब है कॉस। अच्छा, भूल गया तो तरीका बताया हुआ है। आ सजना टोर चली, आ सजना टोर चली, मतलब अगर भूल गए, इट्स ओके। मेरे बच्चे, आपको पता, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में थे तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हल करना है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हल करने का एक बुनियादी असूल बताया हुआ है कि उसके अंदर तमाम फंक्शंस पहले क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब ये बताएं, यहां पर तो सेम कोई नहीं है, यहां पर तो कोस है, यहां पर साइन स्क्वायर है। अच्छा, सेम कैसे किया जाए? सेम यही बेस्ट तरीका है कि हम साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 मनफी कोस स्क्वायर। 4 को कुछ ना कहें, मैं कह रहा हूं साइन स्क्वायर की जगह लिख दें 1 मनफी कोस स्क्वायर थीटा मनफी 8 कोस थीटा, और ये +1, इसको कुछ भी ना कहें। ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 मनफी 4 कोस स्क्वायर थीटा, फिर मनफी 8 कोस थीटा, और ये +1 इक्वल 0। मेरा मशवरा ये है कि ये देख लें, मनफी 4 कोस स्क्वायर थीटा मनफी 8 कोस थीटा, 4 + 1 विल बी 5 इक्वल टू किसके? 0। देखो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसी आ गई है जिसके अंदर तमाम फंक्शन सेम है। अब हम इसको हल कर सकते हैं। देखें, मैंने आपको एक आसान तरीका बताया हुआ है कि आप इस तरह किया करें, आपकी आसानी के लिए cos थीटा की जगह कुछ पुट कर लें, y पुट कर लें, तो यहां पर आ जाएगा -4y² -8y +5 इक्वल टू किसके? 0। क्योंकि इस तरह थोड़ा हमें मुश्किल लगेगा। अब हम इसको हल करके y निकालेंगे। y का मतलब है cos थीटा निकलेगा। ये चीज ज़हन में रखिएगा। अब ये देखिए, मैं इस तरह कर रहा हूं कि यहां से माइनस क्या ले रहा हूं? कॉमन। अगर माइनस कॉमन लूंगा तो ये रह जाएगा 4y² +8y -5 इक्वल 0। ये मनफी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई, मनफी मैंने कॉमन लिया तो अंदर सबके साइंस चेंज हो गए, तो ये चीज बन गई 4y² +8y -5 बराबर 0। अच्छा, जरब करने से -20 आना चाहिए, जमा तफरी करने से 8। इसके फैक्टर बनते हैं प्लस का 10 और मनफी का 2, क्योंकि 10 मनफी 2 8 बनता है। 10 और मनफी 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो मनफी 20 बनता है। इसका मतलब है मेरे बच्चे, ये चीज बन जाएगी, ये देखो 4y² +10y -2y -5 इक्वल 0। पहले 2 से कौन कॉमन आ रहा है? 2y, तो यहां पे रह जाता है 2y +5। -1 कॉमन ले ले, तो यहां पर भी मेरे बच्चे 2y +5 इक्वल 0। अब इन दोनों के अंदर से 2y +5, जबकि इधर चीज रह गई 2y -1 इक्वल 0। ये दो हिस्से बना लें। भला कैसे? एक तरफ से 2y +5 इक्वल 0, एक तरफ से 2y -1 बराबर 0। यहां से 2y की वैल्यू 1 निकल आई, जबकि y की वैल्यू 1/2 निकल आई। लेकिन y का क्या मतलब है? cos थीटा। मेरे बच्चे, इसका मतलब है आपका cos थीटा कितना है? 1/2। जबकि इधर देखें तो यहाँ पे 2y बराबर है -5 के। अगर y की वैल्यू निकाली जाए तो -5/2, लेकिन y कौन है? cos थीटा। cos थीटा बराबर है -5/2। इसका मतलब है हमारे पास cos थीटा एक ये निकल आया है, एक ये निकल आया है। दोनों को अलग अलग करके हल करते, गौर करिएगा। अच्छा, पहले ना मेरे बच्चे, मैं इस चीज को हल करता हूं कि cos थीटा बराबर है -5/2। क्या आपको पता है -5/2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है शायद -2.5, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं। जिन बच्चों को नहीं पता, गौर से बात सुन लें। cos थीटा की रेंज -1 और 1 के दरमियान होती है। मतलब cos थीटा की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये देखें, ये साइड पे करके बात मेरे बच्चे लिख लें कि जो cos थीटा होता है, उसकी जो रेंज होती है, रेंज मेरे बच्चे, cos थीटा की रेंज देखें, हमारे पास जो होती है cos थीटा की रेंज, देखें, वो होती है, यहां पर ये रीजन लिख दें, और ये एमसीक्यू से भी बात को याद रखना
कि cos थीटा की रेंज -1 और 1 के दरमियान होती है। इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है भाई, cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में होती है, ये तो -2.5 इससे बाहर है। इसका मतलब है आप यहां पर लिखोगे कि ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। वजह क्या है? वजह ये वाली है। और इसको एज एमसीक्यूज भी याद रखना कि अगर कोई पूछे जिंदगी में कि cos थीटा की रेंज क्या है तो बताना -1 और 1 के दरमियान। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा हल करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? cos थीटा +1/2। अच्छा cos थीटा पॉजिटिव है, आपको पता है cos थीटा पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट और फोर्थ। cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में। अब ये देखें, हम यहां पर फिक्र कैसे लिखेंगे कि cos थीटा इज पॉजिटिव जी किस में? इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन विद रेफरेंस टू एन एंगल। कितना मेरे बच्चे? θ1। अच्छा अक्सर बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि ये रेफरेंस एंगल कैसे निकाला जाता है। आपने टेबल को सामने रखना है और टेबल में देखना है कि कॉस कौन से एंगल पे 1/2 देता है? 60 पे। इसका मतलब है आपका रेफरेंस एंगल 60 डिग्री है। ये देखें, इसका मतलब है आपका जो θ1 है वो मेरे बच्चे 60 डिग्री है, लेकिन 60 डिग्री को हम π/3 भी कह सकते हैं। अच्छा आपने किस किस का हवाला दिया है कि आपका जवाब एक फर्स्ट में है और एक किस में? फोर्थ में। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं, एक आपका जवाब निकाल लेते हैं भला कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक हम आपका जवाब किस में निकाल लेते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा मेहरबानी करके बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है? थीटा बराबर है θ1 के। इसका मतलब है थीटा आ जाएगा π/3 के बराबर। लेकिन मैंने आपको एक बात की हुई है कि आप लोगों ने इसकी जनरल वैल्यू भी बनानी है। अब ये देखें, इसकी जनरल वैल्यू कैसे बनाएंगे? ये जी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपको एक बात मैंने की हुई है कि इसके अंदर प्लस मनफी मेरे बच्चे 2n पाई करना। क्यों? क्योंकि कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। अच्छा अब इधर आ जाओ फोर्थ के अंदर, वहां से फोर्थ में देखें, थीटा बराबर है 2 पाई मनफी θ1। इसका मतलब है थीटा मेरे बच्चे आ जाएगा 2 पाई मनफी θ1 का क्या मतलब है? π/3। इन दोनों के नीचे ये एलसीएम ले लें, 1/3 2 विल बी 6 पाई मनफी पाई, तो ये मेरे बच्चे कितना आ जाता है? 5π/3। अच्छा मैंने आपको कहा हुआ है कि आप लोग इसकी जनरल वैल्यू भी बनाया करें। अब ये बताएं कि इसकी ये देखो जी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, बताओ कैसे बनाओगे? 5π/3 के अंदर प्लस मनफी कितना करोगे? 2n पाई। बार बार कहता हूं, अगर साइन और कॉस हो तो प्लस मनफी 2n पाई, टेंजेंट हो तो प्लस मनफी n पाई। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, टेंजेंट का पीरियड पाई होता है। बहरहाल इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे पास मेरे बच्चे सोल्यूशन निकल आया, देखें वो कैसा निकल आया। वो इस तरह निकल आया कि वो मेरे बच्चे इस तरह निकल आया। अब आप ये देखें सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे। ये एक निकल आया π/3 प्लस मनफी 2 है, और कौन सा जवाब है? ये 5π/3 प्लस मनफी 2 है। लेकिन लेकिन आप लोग यहां पर लिखोगे कि n क्या है? n है 0 प्लस मनफी 1 प्लस मनफी 2 प्लस मनफी 3 एंड अप टू 0। अच्छा कुछ बच्चे परेशान होंगे कि सर जी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करवाया। वो इसलिए नहीं करना क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 करवाया। अब आ जाएं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी एक दफा बोर्ड में आया हुआ है, गुजरावाला बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, तो आप लोगों ने इसको भी एहतियातन कर लेना है। वैसे एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करना है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, लेकिन हमने एग्जांपल्स भी करनी है, देखिएगा क्योंकि पेपर में शॉर्ट में आ जाता है। एग्जांपल कुछ 2-3 करनी है, ज्यादा आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आ जाओ मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें ये कहता है √3 √3 टेनेट एक्स माइनस सेकेंड एक्स और फिर -1 = 0। एक मशवरा दूंगा,
ये दोनों टर्म मनफी और ये उधर जाके प्लस कर दो, तो यहां पर आ जाएगा √3 tan x। ये देखिए उधर किसको भेजूं, एक सेकेंड एक्स को, एक +1। आप एक काम करो, मशवरा दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। क्यों स्क्वायर ले रहा हूं, ताकि ये अंडर खत्म हो जाए। अंडर खत्म होगा तो हम हल कर सकेंगे, वरना नहीं हल कर सकते। अब ये देखिए हम यहां पर लिखेंगे कि हम मेरे बच्चे इसके दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर। तो ये देखिए √3 tan x। ये लो मेरे बच्चे, मैंने इधर भी स्क्वायर ले लिया, यहां पर गौर करना, सेकेंड x +1 इधर भी स्क्वायर ले लिया। ये बताएं इसका यहां पर क्या होगा, √3 का स्क्वायर अलग, यहां पर ये देखो जी tan x इसका स्क्वायर अलग। इधर a + b होल का स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, पहले a का स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर x +1 का स्क्वायर 1 +2ab। 2ab से मुराद है 2 सेकंड x। ये मेरे बच्चे स्क्वायर वाला रूट कैंसिल आ जाता है, तो यहां पर 3 tan स्क्वायर x, उधर क्या चीज है, सेकंड स्क्वायर x +1 +2 सेकंड x। अच्छा अब ये बताएं कि मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप तब हल कर सकते हैं जब उसके अंदर तमाम फंक्शन सेम हो। तो अब हमारे लिए आसानी क्या है, आसानी ये है कि हम टेंजेंट स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में चेंज कर दें, क्योंकि यहां पर भी सेकंड स्क्वायर है, यहां पर भी सेकंड है। तो आप लोगों को पता है टेंजेंट स्क्वायर का मेरे बच्चे फार्मूला होता है सेकंड स्क्वायर x -1। होप सो आपको पता होगा। इधर हमारे पास ये सेकंड स्क्वायर x को कुछ नहीं कह रहे, +1 को कुछ नहीं कह रहे, +2 सेकंड x को भी कुछ नहीं कह रहे। आप ऐसे करो, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये बन जाएगा 3 सेकंड स्क्वायर x -3 बराबर है सेकंड स्क्वायर x +2 सेकंड x और +1। आप ऐसे करो कि इन सारी टर्म्स को इधर भेज दो ताकि एक इक्वेशन सी बन जाए। तो मेरे बच्चे ये कैसे बन जाएगा, 3 सेकंड स्क्वायर x माइनस वो वाला सेकंड स्क्वायर भी इधर आकर मनफी हो गया, सेकंड स्क्वायर x। अच्छा फिर ये 2 सेकंड x +2 सेकंड x। फिर गौर करें -3, वो 1 भी इधर आकर मनफी हो जाएगा। ये मेरे बच्चों -3 -1 = 0। अच्छा 3 सेकंड स्क्वायर x -सेकंड स्क्वायर x, ये मेरे बच्चे रह जाता है 2 सेकंड स्क्वायर x +2 सेकंड x। अच्छा -3 -1 -4 बराबर 0। ये हमारे पास इस वक्त इक्वेशन ऐसी बन गई है जो सिंपल है, मतलब हम इसको हल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि इसको हल करने के लिए हम इस तरह करेंगे और आसान कर लेंगे कि इसके अंदर मेरे बच्चे पुट कर लेंगे सेकंड x को किसके बराबर, y के। अगर मैं यहां पर y पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 2y² +2y -4 बराबर 0। इसको मेरे बच्चे मैंने हल करना है, इसके अंदर से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं इसके अंदर से 2 कॉमन लूंगा, 2 कॉमन लूंगा तो ये रह जाएगा y² +y -2 बराबर 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y² +y -2 बराबर 0। अब ये बताओ, इसको मेरे बच्चे जरब करने से -2 आना चाहिए, जमा तफरी करने से 1। इसके फैक्टर बनते हैं प्लस का 2 और मनफी का 1, प्लस का 2 और मनफी का 1। अब क्योंकि 2 -1 1 होता है, 1 और -2 को जरब करें तो -2 ही बनता है, तो ये बन जाएगा y² +2y -2 बराबर 0। पहले 2 के अंदर से y कॉमन, तो यहां पे रह जाता है y +2। इन दोनों के अंदर से -1 कॉमन, तो यहां पर y +2 = 0। अब मेरे बच्चे इन दोनों के अंदर से y +2, जबकि इधर चीज y -1 = 0। इसके दो हिस्से बना लें, एक तरफ से y +2 = 0, y -1 = 0, मतलब y की वैल्यू 1 निकल आई, यहां से y की वैल्यू -2 निकल आई। लेकिन आपको पता है y क्या था, y तो था सेकंड x। इसका मतलब है सेकंड x 1 के बराबर है, जबकि यहां पर आप गौर करें तो आपका सेकंड x किसके बराबर है, -2। कोई बात नहीं, 1 बाय 1 हल करते हैं। पहले मेरे बच्चे हम हल करते हैं कि आपका सेकंड x 1 के बराबर है। आपको पता है सेकंड को पहले हम उल्ट करेंगे, सेकंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos। अगर सेकंड की वैल्यू 1 है तो cos इसका उल्टा है, cos की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि 1 का उल्ट 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि cos x भी 1 है। आपको एक मैंने बात की हुई है कभी पहले कि अगर cos x 1 के बराबर हो तो आपने वो क्वाड्रेंट वाला चक्कर नहीं डालना, बल्कि यूं हल करना है, यहां से x की वैल्यू ले लेनी, ये cos उधर जाकर cos का क्या हो जाएगा, इनवर्स। और अब आपका कैलकुलेटर जो है ना, cos इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी देगा, 0 डिग्री देगा, क्योंकि cos 0 1 होता है।
अच्छा, फिर आप लोगों ने इसकी जनरल वैल्यू भी बना लेनी। ये देखिए जनरल वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या बताते हो, इसमें प्लस मनफी कितना करते हैं, 2n पाई। होप सो बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मेरे बच्चे दूसरे को हल करते हैं कि आपका सेकेंड एक्स किसके बराबर था, सेकेंड एक्स -2 की। हम इसको कोस में चेंज करते हैं। अगर मैंने इधर उल्टा दिया तो इधर भी उल्टाऊंगा, -2 का उल्टा -1/2। अब मुझे बताएं, cos x पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव किधर होता है, पहले और चौथे में। अगर cos x पॉजिटिव होता है पहले और चौथे में, तो नेगेटिव किस में होगा, दूसरे और तीसरे में। तो अब मैं यूं बात करूंगा, ये देखिए कि cos x इज नेगेटिव जी किस में, इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन विद रेफरेंस टू एन एंगल जी कितना, अच्छा cos कितने पे, 1/2 देता है, 60 पे। इसका मतलब है आपका x1 60 डिग्री होगा, रेफरेंस एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब है x1 कितना हो गया, 60 डिग्री, का मतलब है π/3। अब आप लोगों ने कहा है कि आपका जवाब एक सेकंड में है और एक किसमें है, थर्ड में। तो कोई बात नहीं, हम सेकंड और थर्ड के अंदर अपना जवाब निकाल लेते हैं। ये देखें, एक मेरे बच्चे, हम अपना जवाब निकालेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप पहले लिखेंगे जी, एक अपना जवाब निकालेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक मेरे बच्चे किस में निकालेंगे, ये जी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, मेहरबानी करके बताओ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, x बराबर है π-x1, तो x बराबर आ जाएगा π-x1 कितना, π/3। दोनों का बटा लगा लें ताकि एलसीएम ले ले, 1 इज डिवाइड 3, 3 विद पाई, 3 पाई, 3 इज डिवाइड 1 विद पाई, तो ये कितना आ जाता है, 2π/3। लेकिन ये x की वैल्यू है। अच्छा, हम लोगों ने इसकी क्या बनानी है, जनरल वैल्यू ऑफ x भी लेनी है। तो वो कैसे लोगे, 2π/3 के अंदर प्लस मनफी कितना करोगे, 2n पाई करोगे। अच्छा, थर्ड में क्या है वो देखो, x बराबर है π+x1, इसका मतलब x बराबर है π+π/3। तो दोनों का एलसीएम ले लें, 3 1 इज डिवाइड 3, 3 विद पाई, 3 पाई, 3 इज डिवाइड 1 विद पाई, तो ये हमारे पास आ जाता है 4π/3। लेकिन ये वैल्यू किसकी निकल आई, x। अच्छा, हम लोगों ने इसकी कौन सी वैल्यू लेनी, देखो जी, जनरल वैल्यू ऑफ x। तो बताओ कैसे लोगे, 4π/3 के अंदर प्लस मनफी 2n पाई। अच्छा, इसका मतलब है हमारा टोटल सॉल्यूशन सेट कैसे निकल आया, एक ये 2π/3 प्लस मनफी 2n, फिर 4π/3 प्लस मनफी 2n, और आखिरी देखें तो ओनली 2n। ये नहीं, ये जरूर आप लोगों ने यहां पर लिखना है। तो यहां पर n क्या है, n है 0 प्लस मनफी 1 प्लस मनफी 2 प्लस मनफी 3 एंड अप टू 100। मेरे बच्चे इस बात को याद रखिएगा, इस चैप्टर से शॉर्ट आना है, लॉन्ग नहीं आना। तो शॉर्ट के हवाले से जितने मैंने क्वेश्चन करवा दिए आपने यही करने हैं, लेकिन आपने मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार जरूर करना है, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी करवानी है जो पेपर में शॉर्ट में आ सकते हैं। सिर्फ 2-3 एग्जांपल होंगी, लेकिन वो जरूर आप लोगों ने कर लेनी है। उस लेक्चर का भी इंतजार करिएगा, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज हम इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।